नमस्कार, आप देख रहे हैं JT24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ट्रंप ने माइक वॉल्टेज को NSA बनाया। बड़ी खबर आपको बता दें, चीन विरोधी माने जाते हैं माइक वॉल्टेज। भारत से दोस्ती रखने के हिमायती वोल्टेज। मार्को रूबियो बनेंगे अमेरिका के विदेश मंत्री। ट्रंप ने माइक वॉल्टेज को NSA बनाया। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से चीन विरोधी माने जाते हैं माइक वॉल्टेज। भारत से दोस्ती रखने के हिमायती हैं वोल्टेज। मार्को रूबियो बनेंगे अमेरिका के विदेश मंत्री। बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप ने माइक वॉल्टेज को NSA बनाया। बड़ी खबर इस वक्त की, चीन विरोधी माने जाते हैं माइक वॉल्टेज। भारत के से दोस्ती रखने के हिमायती वोल्टेज। मार्को रूबियो बनेंगे अमेरिका के नए विदेश मंत्री। ट्रंप ने माइक वॉल्टेज को जो है वो NSA बनाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, चीन विरोधी ये माने जाते हैं, भारत से दोस्ती रखने के पक्षधर हैं। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। ट्रंप का चीन को संदेश, माइक वॉल्टेज हैं चीन विरोधी। स्पेशल फोर्सेस में ग्रीन वेट कमांडो वो रह चुके हैं। चीन पर कड़े प्रतिबंधों की मांग वो करते हैं। तालिबान के खिलाफ कई अभियानों में उन्होंने हिस्सा लिया है एक सैनिक के तौर पर। मार्को रूबियो बनेंगे विदेश मंत्री। ये भी चीन विरोधी माने जाते हैं। चीन, ईरान, क्यूबा पर एक्शन हो सकता है। भारत समर्थक नेताओं को जगह लगातार ट्रंप के मंत्री परिषद में दी जा रही है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, चीन और पाकिस्तान की टेंशन लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम, जय हिंद। सबसे पहले बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। डॉक्टर राम, जिस प्रकार से ट्रंप जो है अपनी टीम का गठन कर रहे हैं, उसमें माइक रूबियो को ले लें या दूसरे नेताओं को ले लें जो आ रहे हैं, क्या एक संदेश है? क्योंकि ट्रंप के मंत्री परिषद में कहें तो तमाम ऐसे नेता आते जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं चीन के लिए तर्क रुख रखते हैं। क्या एक मैसेज है सर चीन और ईरान के लिए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का अगर पिछले 4 साल का इतिहास आप देखें तो उनको इतनी मुसीबतों में फंसाया गया था कि उससे निकटना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बिल्कुल असंभव था। लेकिन ये जितने भी नाम आपने लिए हैं, ये सब और भारतीय समुदाय के डायस्पोरा के जो नेता लोग हैं, उन्होंने ट्रंप को संकट के समय फ्लोरिडा में इतनी मदद की अपन कल्पना नहीं कर सकते। जबकि अगर चुनाव फंड की तरफ देखा जाए तो कमला हैरिस का चुनाव फंड बहुत ज्यादा था, बिलियंस डॉलर, 79 बिलियन के करीब उनके पास फंड आ गया था, जबकि इनके पास इतना नहीं था। इसके बाद भी अगर ये जीते हैं तो एक कड़ी मेहनत में, और उस कड़ी मेहनत में सबसे बड़ा जो दिया है अभियान में उनको सहयोग, वो भारतीय समुदाय के प्रवासी लोगों ने दिया है। वहाँ के सिटीजन बन चुके हैं, वहाँ के उनके पास जो है इनके समर्थन के बहुत सारे कारण थे। लेकिन उनको मौका मिल गया है कि यही एक सच्चे सहायक है और उनको जिम्मेदारी का काम सौंपा है। NSA जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, इसी तरह विदेश मंत्रालय, ये भविष्य में निर्धारित करेगा कि अमेरिका का कंट्रीब्यूशन इस समय जहाँ युद्ध में हो रहा है उसको कैसे सीमित किया जाए। ये एक सैद्धांतिक लड़ाई भी है। यहाँ तालिबान के द्वारा, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित एक उनका ISI का एजेंट ईरान के थ्रू जाकर और इन पर गोली चला था, 4 बार हत्या करने की कोशिश की थी। सोचिए, ईरान को वो कैसे भूल सकते हैं जब इस बात का पुख्ता सबूत मिल गया कि जिस व्यक्ति ने पेनिनसुलाविया में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई थी, कान के पास से चूती निकल गई थी, वो तो चाहते थे खत्म हो जाए। क्यों? वो सुलेमानी का बदला लेना चाहते थे। सुलेमानी का खत्म करने का कारण उनका अपना था। लेकिन जो बाइडेन के जमाने में जो काम हुआ है या ऑर्डर इन्होंने दिया था ट्रंप ने, तो उसके लिए आप जो है इन पर चुनाव में हमला क्यों करा रहे हैं? तो निश्चित रूप से इसकी कीमत तो उनको चुकाना पड़ेगी। और कीमत चुकाने के लिए ये लग रहा है मुझे
कि भविष्य जो है ईरान में खतरे की घंटी बज रही है और उसके कई प्रमाण देखने को मिल रहे हैं। ईरान की जो अब होगी जिसको बोलते हैं आर्थिक बंदी, उसको और सुदृढ़ कर दिया जाएगा। चीन का जो रोल है वो अपनी जगह इसलिए ज्यादा खतरनाक है, चीन ने जो प्रगति कर ली है अभी स्पेस में वो चिंताजनक चीज है, क्योंकि उसने 25 दिसंबर को जो वहां पर अंतरिक्ष में एक प्रयोग किया था जिसमें 6 या 7 उसने मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट छोड़े थे। उन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट से जो सिग्नल आ रहे थे वो सिग्नल पता नहीं था, यानी स्पेस वार की तैयारी कर रहा था। और यही एक कारण है कि अमेरिका में आने के बाद ट्रंप के ये निश्चित मानिए कि स्पेस फोर्स बहुत एक्टिव हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल और जिसका जवाब मुझे चाहिए आपसे कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप पर पिछले 6 महीनों में कई केस दर्ज किए गए, क्या बदले की कार्रवाई हम देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति की शपथ लेते ही? देखिए, बदले की कार्रवाई तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन खतरे की कार्रवाई जरूर करेंगी, क्योंकि अगर इनको माफ कर दिया गया, इनको छोड़ दिया गया, इनको इग्नोर कर दिया गया, तो भविष्य में और बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए दुश्मन को या तो सांप को आप छेड़ो मत, छेड़ो तो उसका फन कुचल दो, वो नीति तो सब ज्ञात है। निश्चित रूप से आर्थिक रूप से इनको, इन देशों को वो एक कटघरे में खड़ा करेंगे जब तक कि वो अमेरिका की शर्तों पर राजी ना हो जाए। अमेरिका की शर्त क्या है? अमेरिका या रूस भी अगर देखा जाए कुछ हद तक, हर सीमा में नहीं, कोई भी देश जो है विश्व युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी यहाँ अमेरिका में महंगाई जो बढ़ रही है उसका अल्टरनेटिव ट्रंप ने क्या निकाला है? सिंपल निकाला है। वहां पर तेल जो खनन रोक दिया था किसने? बाइडेन ने। उस तेल को उन्होंने फिर से निकालने की अनुमति देने वाले हैं। तो 20 जनवरी के बाद रेडिकल चेंजेस होंगे। यही एक कारण है। इंतजार करना होगा कि ट्रंप की क्या नीतियां रहती हैं, क्या प्रभाव अमेरिका और दुनिया पर पड़ता है। मैं लौटूंगा सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद डॉक्टर राम मैं आपके पास लौटूंगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रूस का यूक्रेन पर ड्रोन से जोरदार हमला, बैलिस्टिक मिसाइल से कई शहरों पर हमला किया। रूस के हमले में 6 लोगों की अब तक मौत की खबर। रविवार को यूक्रेन ने मॉस्को पर किया था ड्रोन अटैक। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का यूक्रेन पर ड्रोन से जोरदार हमला। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन से जोरदार हमला, बैलिस्टिक मिसाइलों से कई शहरों पर हमला किया। रूस के हमले में 6 लोगों की अब तक मौत की खबर आई। रविवार को यूक्रेन ने मॉस्को पर किया था हमला। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राम, तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि रूस यूक्रेन जंग रुक भी सकती है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने लंबी बातचीत की है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि जेलेंस्की ने रविवार को ड्रोन अटैक, जबरदस्त ड्रोन अटैक मॉस्को पर किया, और अब हम पलटवार भी रूस का देख रहे हैं। तो क्या कितनी गुंजाइश है कि सीज फायर हो जाए, बातचीत बने? लग रहा है सर आपको कुछ? देखिए राजेश जी, इस समय जो है रूस यूक्रेन के युद्ध को 991 दिन पूरे हो चुके हैं। अगर पूरे 991 दिन का जो सिंहावलोकन अगर आप करेंगे, ये पता लगेगा कि अभी तक नाटो के देशों ने 9.5 लाख से ज्यादा हथगोले इनको सप्लाई कर दिए हैं और 1 मिलियन के करीब अब हो जाएंगे। इससे ये पता लगता है कि अगर नाटो की सहायता इनको नहीं मिली होती तो यूक्रेन का युद्ध कभी का खत्म हो जाता। लेकिन अब जो टर्म्स एंड कंडीशंस प्रपोज हो रही हैं, यूक्रेन का तो सीधा कहना है कि आपने जो जमीन कब्जे कर रखा है उसको छोड़ के जाइए। रूस का ये कहना है हम जहां तक आ गए हैं वहीं रुकेंगे और युद्ध विराम जो है रूस की टर्म्स पर होगा। अब रहा सवाल इसमें कि रूस की टर्म्स पर होगा या यूक्रेन की टर्म्स कंडीशंस पर होगा, इसका निराकरण तो जब दोनों आपस में बैठेंगे तभी होगा। और मध्यस्थता की भूमिका कौन करेगा? निश्चित रूप से बैकग्राउंड में ट्रंप रहेंगे और आगे संभवतः इस बात का अटकलें जो कूटनीतिक क्षेत्रों में है, क्योंकि जब से मोदी जी ने विजिट यूक्रेन की है, पुतिन से की है और पुतिन के सीधे संपर्क में है और डोनाल्ड ट्रंप के तो संपर्क में है ही, ये तो ये मान के चलिए कि उन्होंने उनको अपना भाई बताया था। तो निश्चित रूप से, हालांकि राजनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता है, अपने देश के इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं और हम भी अपने इंटरेस्ट सबसे पहले देख रहे हैं। हमको रूस यूक्रेन का युद्ध हो या ना हो उससे भारत को चिंता जरूर है एनर्जी के कारण, लेकिन हमको उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। पर हाँ,
विश्व शांति का जो हमारा नारा है उसको फर्क पड़ रहा है। हम कभी नहीं चाहते युद्ध हो, डिप्लोमेसी और डायलॉग से बात हो, और वो निश्चित होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन 20 जनवरी के बाद तो निश्चित रूप से होगी, क्योंकि रूस भी अब थक चुका है। अगर नहीं थका होता तो उसने नॉर्थ कोरिया के जवानों को क्यों बुलाया होता लड़ने के लिए? अगर वो नहीं थका होता तो यहाँ पर उसने अपनी पूरी जो रेगुलर आर्मी है नाटो के देशों की सीमा में क्यों खड़ी कर दी है? और बार बार जो न्यूक्लियर आर्म्स का जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका उपयोग करने के लिए वो धौंस क्यों देता है? ये अभी तक अमेरिका ने तो कभी नहीं दी। हालांकि ये बात भी सही है कि अमेरिका इस समय एक्टिव, उसकी पॉलिसी जो है, जो नेशनल पॉलिसी है, ट्रम्प के आने के बाद एकदम नहीं बदलने वाली, धीरे धीरे बदलेगी, समय के धीरे धीरे बदलेगी, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 165 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के हमले में 7 लोग घायल हुए। पोर्ट सिटी हाइफा पर 90 रॉकेट से हमला किया गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स को नष्ट किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 165 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 165 रॉकेट दागे। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 165 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के हमले में 7 लोगों के घायल होने की खबर। पोर्ट सिटी हाइफा पर 90 रॉकेट से हमला किया गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राम, मैं आपके पास आऊंगा, किस प्रकार से ईरान और हिजबुल्लाह के बीच की हम टेंशन को देखें, नसरुल्लाह का मारा जाना और तमाम टॉप लीडरशिप का खत्म हो जाना, लेकिन उसके बाद भी हिजबुल्लाह के हमले जारी रहना, क्या ये ईरान के इजराइल के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि आप इतनी जल्दी हिजबुल्लाह और हमास को खत्म नहीं मान सकते हैं? डॉक्टर राम। राजेश जी, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुती हो, ये दरअसल जो है वो चेहरे हैं, प्रॉक्सी वार है। असली इनके जिम्मेदार कौन है? ईरान है। ईरान के जिस दिन नटवोट कस दिए जाएंगे उस दिन ये अपने आप शांत हो जाएंगे। अब रहा सवाल, इसमें आईएसआई के लोग भी घुस चुके हैं, इसमें आपके जो इस्लामिक स्टेट वाले आतंकवादी थे, तालिबानी थे, वो भी मौजूद हैं। अभी आपने नीदरलैंड में नाटक देखा, क्या हुआ था? नीदरलैंड में इजराइल के लोगों के प्रति किस तरह से दंगे किए गए थे। कल भी वहां दंगे हुए थे, एक ट्राम को जला दिया था, ट्राम में बैठे हुए आदमियों को पत्थरों से मारा, कूदा। और वहां क्या हो रही है? वहां ये जो पैलेस्टाइनी लोग घुस गए हैं और हमास के लोग चले गए हैं, इन सब लोगों ने बहुत आतंक बताया। इनसे खतरा पूरे यूरोप को है। इन शरणार्थियों के रूप में घुसे हुए जितने भी हैं आतंकवादी, वो अपना रंग दिखाएंगे। इससे खतरा अमेरिका को भी है और पूरी मानवता को है। जब तक धार्मिक अंधता का जो कवच पहने हुए ये आतंकवादी इस दुनिया से विदा नहीं होंगे, तब तक इस तरह के छद्म युद्ध चलते रहेंगे। और उसके लिए जरूरी है, इनका स्रोत कहाँ है? डॉक्टर साहब, क्या आप डॉक्टर साहब ऐसे नहीं हम इसको देख सकते कि जब तक पाकिस्तान, ईरान और तुर्की जैसे देश रहेंगे तब तक ये जो चरमपंथी है, इस्लामिक चरमपंथी, ये और मजबूत होते रहेंगे? देखिए, तुर्की का जहां तक सवाल है वो तो पेंदी का लूटा है। उसमें उस पेंदे में बैठे रहने के लिए वहां के जो अर्दोगन साहब हैं वो अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं, उनकी तरफ से दुनिया नष्ट हो जाए लेकिन वो जिंदा रहे हैं। रहा सवाल, अभी जो एक सबसे बड़ा खतरा भारत की दृष्टि से पैदा हो गया है वो हुआ है बांग्लादेश में, वो हुआ है आज की स्थिति में हमारे अपने देश में। जो लोग कहते हैं कि हमने युवकों को जो है अपने कंट्रोल में कर रखा है, इनको छोड़ देंगे तो तुमको पता नहीं लगेगा, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे वहां शेख हसीना को भीड़ ने घुस के भगा दिया। तो ये स्थिति जो यहाँ पर पनप रही है उसको भी हमको देखना पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के युद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे भारत की देश की सुरक्षा, आंतरिक शांति और देश के वो छुपे हुए दुश्मन जो भीतर घुसकर जो है जहर फैला रहे हैं, गजवाए हिंद का फार्मूला लगाना चाहते हैं। राकेश जी, मैं आपको बता दूं, भविष्य जो है दुनिया का
जो है युद्ध से नहीं बनाया जा सकता है, सबके विकास से बनाया जा सकता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कहीं कोई अंतर नहीं है, लेकिन अभी तक हम अपनी जनसंख्या को, भोले भाले नागरिकों को उन मुल्ला मौलवी और जो धर्म की आड़ में पेट में बम बांधकर जिहाद बंद करने के लिए निकल पड़ते हैं, उन लोगों को समझा नहीं पाए हैं कि हमको मिलजुल कर ही रहना पड़ेगा, तभी दुनिया का विकास संभव है। 140 करोड़ की आबादी निकट भविष्य में कितनी हो जाएगी, जरा कल्पना कीजिए। उस कल्पना में अगर हम ये सोचे, चुनौतियां हैं डॉक्टर साहब, बहुत चुनौतियां हैं, मैं आपके साथ सहमत हूँ। हमें नक्सलियों को भी समझाना होगा, हमें जाकर जो कुकी इस वक्त जो क्रिश्चियन समुदाय से आ रहे हैं और जो अटैक कर रहे हैं सीआरपीएफ, हमें उनको भी समझाना होगा। तो समझाने के लिए तो बहुत चीजें हैं और लगातार दुनिया के सामने ये जो आतंक रूपी चैलेंज है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं लौटता हूं डॉक्टर साहब आपके पास, एक और बड़ी खबर है उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के पास चलूंगा। ब्रिटेन बनाने जा रहा है छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान। पीएम कीर स्टारमर ने परियोजना को मंजूरी दी। दुनिया का दूसरा छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। चीन और रूस को जवाब देने की तैयारी में ब्रिटेन। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन बनाने जा रहा छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान। पीएम कीर स्टारमर ने परियोजना को मंजूरी दे दी है। दुनिया का दूसरा छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा अगर तैयार हो जाता है तो। चीन और रूस को जवाब देने की तैयारी में है ब्रिटेन। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, क्या कुछ इसकी खासियत होंगी वो आपको बता दें, उसके बाद डॉक्टर राम के पास हम चलेंगे। ब्रिटेन का सुपर लड़ाकू विमान छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। इटली, जापान मिलकर बनाएंगे, यानी कि कह सकते हैं G7 के देश जो हैं वो मिलकर इस विमान को बनाएंगे। 2035 तक इसका प्रोटोटाइप आ जाएगा, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। चीन और रूस को टक्कर मिलेगी। चीन भी नया लड़ाकू विमान बना रहा है, यानी कि ब्रिटेन 6th जनरेशन के फाइटर जेट के बारे में सोच रहा है, बल्कि उसका डिजाइन तैयार कर चुका है। इटली, जापान के साथ मिलकर वो बना रहा है। तो लगातार ब्रिटेन हो, जापान हो, वो अपनी सेना को, वायुसेना को खासकर मॉडर्न करने में लगे हुए हैं। डॉक्टर राम, मैं आपके पास आऊंगा। इटली, जापान, ब्रिटेन मिलकर 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो कड़वा सच है कि हम 4.5 जनरेशन के लिए अमेरिका के इंजन का आज भी इंतजार कर रहे हैं। क्या हमें एक नए सिरे से सोचने की जरूरत है डॉक्टर साहब? राजेश जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जल्दी ही इसी चैनल पर बधाई देंगे। भारत ने वो तकनीक विकसित कर ली है, उसके करीब हम पहुंच चुके हैं, जैसे अपने हम अच्छे से अच्छे पावरफुल इंजन बना लें और हम किसी दूसरे देश पर निर्भर ना करें। रहा सवाल ये कि जो छठी जनरेशन का जो इंजन बन रहा है और विमान बन रहा है, ये है क्या दरअसल, इसमें क्या खासियत है? इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि जैसे टेस्ला कार आती है ना, उसमें आप जाकर बैठ जाइए और फीड कर दीजिए हमको वहां जाना है, सड़क के ट्रैफिक को अपने आप संभाल लेगा। सामने कोई कार आ रही है तो वो पहले रुक जाएगा, और अगल बगल में से भी अगर कोई आ रहा है तो रुक जाएगा। और उसमें इस तरह के सेंसर्स लगे हुए, ये प्रचलित है, अमेरिका में चल रही है और ये दुनिया में एक बहुत रिवॉल्यूशन कर रही है। अब तो वो दिन भी आ गए हैं कि जब कारें निश्चित रूप से सड़क का भी इंतजार नहीं करेंगी, उड़ती हुई चली जाएंगी। वो कल्पना भी जल्दी साकार हो जाएगी, कम से कम 10 साल के भीतर। रहा सवाल ये छठी पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है, ये टेस्ला कार जैसा ही इसमें सब सेंसर लगे हुए हैं। इसको चलाने में किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो पायलटिंग रहेगा, वही डिसीजन लेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वही सैटेलाइट से लिंक होकर नीचे की इमेज को एनालिसिस करेगा, सुपर कंप्यूटर एनालाइज करके मैसेज देगा। उस मैसेज को जो एआई फीडेड वहां पर पायलट है और वो उसको कब बम्बार्डिंग करना है, सामने वाली मिसाइल से किस एंगल से बचना है, ये सब जानकारी उसमें रहेगी। स्टील तो रहेगा ही, कोई रडार उसको पकड़ नहीं पाएगा। और अब तो जो है निश्चित रूप से अगर अगला विश्व युद्ध हुआ तो आप ये मान कर चलिए कि वो जमीन पर तो नहीं होगा, अंतरिक्ष में होगा, क्योंकि उसकी तैयारी अमेरिका भी कर रहा है, रूस भी कर रहा है। अब कौन जल्दी करता है, वो करे या ना करे, लेकिन भारत के वैज्ञानिक इस दिशा में सोचने में लगे हुए हैं और हमारा जो राजनीतिक अस्तित्व है वो इस प्रयास में लगा है
कि पूरी दुनिया को आह्वान कर रहा है, युद्ध छोड़िए, युद्ध से कुछ नहीं होता है, हमारा देश युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है, और बुद्ध का संदेश अगर पूरी दुनिया के लोग समझेंगे, यही एक कारण है कि आज हमको जो है पुतिन भी सलाम करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को ट्रम्प भी गले में लगाते हैं, और तो और ईरान जो कि सबसे ज्यादा कट्टर दुश्मन है हिंदुत्व का, भारतीय संस्कृति का, वो भी हमारी शर्तों पर हमारे पर सहानुभूति रखता है, और हमारे डिप्लोमेट इस समय तालिबान की सरकार के पास हैं, और वो ये समझौता कर रहे हैं कि भाई इस तरह के जो आतंकवाद है उसको प्रश्रय मत दीजिए, विकास की ओर बढ़िए। देखिए ये हमारी डिप्लोमेसी क्या रंग लाती है भविष्य। डॉक्टर साहब जो पॉइंट मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट आ रहा है इसको लेकर, क्या वाकई में ब्रिटेन के लिए रूस एक बड़ा खतरा हो सकता है, जिस कारण ब्रिटेन 6th जनरेशन के बारे में अब सोच रहा है, सोच क्या रहा है, बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने उसकी मंजूरी दे दी है कि आप आगे बढ़िए। और क्या जापान और चाइना के बीच एक टकराव आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं, जिस कारण जापान भी लगातार इस फाइटर जेट में इंटरेस्टेड है? देखिए राजेश जी, ये बात तो अपनी जगह सही है कि जापानी दिमाग जो है बहुत तेज है, और आज की तारीख में अगर रिसर्च पेपर्स का आप स्टडी करें तो आपको पता लगेगा कि दुनिया में सबसे अधिक रिसर्च पेपर जो है साइंटिफिक आते हैं वो अमेरिका के आते हैं, जापान के तीसरे नंबर पर आते हैं, भारत के छठे नंबर पर आते हैं। लेकिन मैंने स्वयं ने देखा है कि जापानी जितना भी काम कर लें, विदेशों में जाकर काम कर लेंगे, लेकिन अपने देश में ही बसेंगे। ये हमारा भारत देश है कि यहाँ की अभी तक राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी रही हैं कि हम अपने टैलेंट को बाहर भेजते रहे और वहीं बस जाते हैं। खैर वो एक अलग से मुद्दा है, पर महत्वपूर्ण मुद्दा चीन और जापान का क्या है, ऐतिहासिक लड़ाई रही है। चीन के ऊपर कभी जो है जापान ने कब्जा कर लिया था, उस दर्द को, उस पीड़ा को चीनी कभी भूल नहीं सकते हैं। चीन ने तो सिंगापुर पर भी कब्जा कर लिया, इसने जापान ने सिंगापुर में ही कब्जा कर लिया था। सिंगापुर में ही जो ब्रिटिश युद्धबंदी थे उनको समझौता करके हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां पर आजाद हिंद फौज बनाई थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा लगाया था। आज भी वहां का समाधि स्थल मौजूद है। तो देखिएगा ये जो है एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर इसकी देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका से जो चीन के संबंध हुए हैं उसमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि हम अपनी फौज यहाँ रखेंगे, तुम उसका खर्चा दोगे, और टेक्निकली डेवलपमेंट उतना नहीं कर पाया। इसके बाद भी जापान ने बहुत जितना अब शायद जापान महसूस कर रहा है कि चीन के मुकाबले के लिए उसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अमेरिका के भरोसे वो नहीं रह सकता है। मैं लौटा डॉक्टर साहब आपके पास एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और रूस के बीच से बड़ी खबर, S-400 के बाद भारत आएगा रूसी पंतशील। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है पंतशील, रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगा रहता है पंतशील। पंतशील मिसाइल की रेंज 1 से 12 किलोमीटर के बीच। बड़ी खबर आपको बता दें, S-400 के बाद भारत आएगा रूस का पंतशील। बड़ी खबर इस वक्त की, S-400 के बाद पंतशील भारत आ सकता है। S-400 के बाद भारत आएगा रूसी पंतशील। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है पंतशील। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद डॉक्टर राम श्रीवास्तव के पास हम चलेंगे। पंतशील सिस्टम की खासियत, पंतशील एक मोबाइल डिफेंस सिस्टम है, ट्रक पर माउंटेड रहता है ये डिफेंस सिस्टम। पंतशील के मिसाइल की रेंज 1 से 12 किलोमीटर है। पंतशील में लगी हुई है 30 मिलीमीटर वाली तोप। नेक्स्ट ग्राफिक्स, 0.2 से 4 किलोमीटर के बीच के टारगेट को तबाह कर सकता है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट और क्रूज मिसाइलों को गिरा सकता है। अल्जीरिया, इराक, ईरान, रूस और यूएई में इसकी तैनाती है। तो पंतशील अब S-400 के बाद भारत आ सकता है। डॉक्टर राम, जिस वक्त हमारे पास S-400 है, आकाश मिसाइल सिस्टम है, उस बीच भारत ने एक बार फिर से रूस के पंतशील पर भरोसा जताया है। कैसे आप देखते हैं इस डील को सर? ये बहुत महत्वपूर्ण है कदम, क्योंकि आज का ज़माना जो है हाई टेक्नोलॉजी का है, और हाई टेक्नोलॉजी में रूस ने ये जो तैयार किया है इसकी कई खासियत हैं। एक फौजी होने के नाते उनको आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन साइंटिफिकली अगर इसको देखा जाए तो ये आयरन डोम से भी कहीं करीब 300 गुना ज़्यादा
ये रिलायबल है और इसकी जो मारक ओके। क्षमता अधिक दूर नहीं है। लेकिन इस बीच में अगर कोई भी ड्रोन आ गया, किसी तरह का मिसाइल आ गया या तोप का गोला आ गया, तो तोप के गोले तक को भी ये रोक सकता है, वहीं नष्ट कर सकता है और टारगेट तक नहीं आने देगा। इसका उपयोग मोबाइल रूप से होने से क्या है कि हमारी जो संवेदनशील मोबाइल यूनिट होती है युद्ध के समय, कम्युनिकेशन लिंक की होती हैं, सप्लाई की होती हैं, स्टोरेज की होती हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में, हिमालय में, अब हम हर बार तो यहाँ से हथियार नहीं पहुंचा सकते, गोला बारूद पहुंचा नहीं सकते, टैंक पहुंचा दीजिए, टैंक में भरने के लिए हमको गोले तो चाहिए, रॉकेट लॉन्चर हमने खड़े कर दिए तो रॉकेट तो सप्लाई करना पड़ेंगे। एन वक्त पर अगर हम उनको वहां करेंगे और दुश्मन को पता लग जाएगा इस जगह इनका अड्डा है, तो दुश्मन वहां मिसाइल फोड़ेगा। तो उन सबसे रक्षा करने के लिए इस तरह के हमारे, और विशेषकर हमारे जो वीआईपी नेता हैं, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग हैं, जिनको ये डिसीजन लेना है कि कब कहां पर कैसा हमला करना है, वो फिर चाहे जो स्ट्राइक हो, उनकी सुरक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है। बहुत डॉक्टर साहब, जरूरी है, बहुत जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अहम बात कही। और आपने बस एक आखिरी पॉइंट इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अगर ट्रक के ऊपर माउंट है तो इसकी लोकेशन का पता जो है दुश्मन नहीं लगा सकता है, जिस कारण इस पर वो मिसाइल या दूसरा किसी प्रकार का अटैक करे, क्योंकि ये कह सकते हैं कि हमला कर या दुश्मन की मिसाइलों को रोककर अपनी लोकेशन बदल लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम श्रीवास्तव, आपका आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम पहलुओं पर अपनी बात रखी। शुक्रिया सर इसके लिए। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।